नमस्कार, मैं डॉक्टर नवनीत सांगवान, बीकॉम फाइनल ईयर EAFM पेपर 2 फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, उसमें एक आज नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं जिसका नाम है फाइनेंशियल प्लानिंग, वित्तीय नियोजन। इससे पहले फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाले चैप्टर में अपन ने डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फिर उसके बाद में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फिर फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसके बाद में ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फिर इम्पोर्टेंस एंड लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये स्टडी करा था। अब फाइनेंशियल प्लानिंग की बात आती है तो इसे नैरो और ब्रॉडर सेंस दोनों में डिफाइन करा जाता है। नैरो सेंस की अपन बात करें तो कुछ इस टाइप से इसको डिफाइन करा जाता है। फाइनेंशियल प्लानिंग मीन्स द प्री एस्टिमेशन ऑफ कैपिटल फॉर फर्म और एंटरप्राइज। वित्तीय नियोजन से हमारा तात्पर्य किसी भी संस्था के लिए उसकी पूंजी आवश्यकताओं के पूर्वानुमान से होता है। तो ये जो डेफिनेशन है वो सिर्फ प्री एस्टिमेशन या पूर्वानुमान तक सीमित होती है। अगर ब्रॉडर सेंस में अपन डिफाइन करना चाहें तो आप बोर्ड पे भी देख पा रहे होंगे, फाइनेंशियल प्लानिंग मीन्स द डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स, बिल्डिंग ऑफ फाइनेंशियल पॉलिसीज एंड डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल टेक्निक्स। तीन चीज़ें इसमें आती हैं। एक आपका नंबर 1 फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स मीन्स किसी भी इंस्टीट्यूट में, किसी फर्म में, किसी कंपनी में, किसी एंटरप्राइज में वहाँ के डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो फाइनेंशियल प्लानिंग करने में आपका क्या ऑब्जेक्टिव है वो सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर उसके बाद में सेकंड आपका फाइनेंशियल पॉलिसीज आता है। फाइनेंशियल पॉलिसीज आपकी क्या रहेंगी उसके अकॉर्डिंग आपका फाइनेंशियल प्लान है वो या प्लानिंग है वो होता है। और एक आपकी फाइनेंशियल टेक्निक्स क्या रखनी है, ये तीन चीज़ें इसमें बेसिकली इंक्लूड करी जाती है। हिंदी में भी रीड आउट कर देता हूँ। वित्तीय नियोजन का तात्पर्य व्यवसाय के लिए वित्तीय उद्देश्यों का निर्धारण, फिर उसके बाद में आता है वित्तीय नीतियों का निर्माण तथा वित्तीय प्रविधियों का विकास करना। मीन्स बातें वही रिपीट हो रही है। आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, फिर उसके अकॉर्डिंग आप क्या पॉलिसी बना रहे हो और उसके अकॉर्डिंग आपकी फाइनेंशियल टेक्निक्स हैं वो क्या क्या होंगी। या फिर अपन इसको दूसरे टर्म में माने तो फाइनेंशियल प्लानिंग में मेनली तीन चीज़ें आती हैं, एक कैपिटलाइजेशन, एक कैपिटल स्ट्रक्चर और एक कैपिटल मैनेजमेंट। कैपिटलाइजेशन का मीनिंग होता है टोटल क्वांटम ऑफ फंड्स, यानी एक इंस्टीट्यूट में, एक फर्म में कुल कितने फंड की आवश्यकता है वो आपका कैपिटलाइजेशन होता है। फिर उसके लिए जो डिफरेंट आपके सोर्सेज होते हैं, लाइक इक्विटी शेयर कैपिटल हो गया, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो गया, डिबेंचर हो गए, बॉन्ड्स हो गए, रिटेन्ड अर्निंग्स हो गए, ये जो चीज़ें आती हैं उसे कैपिटल स्ट्रक्चर बोला जाता है। फिर बात आती है किसी भी इंस्टीट्यूट में या फिर आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग है वो कितने टाइप की होती है, तो इसे अपन टाइम ड्यूरेशन के भी हाथ पे देखते हैं। 3 टाइप से फाइनेंशियल प्लानिंग है उसको माना जाता है, जिसमें आपका नंबर 1 आता है शॉर्ट टर्म, अल्पकालीन, जो आपके 1 ईयर तक की प्लानिंग होती है उसको शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग बोला जाता है। सेकंड है वो आता है मीडियम टर्म, जिसे 1 to 5 ईयर का टाइम ड्यूरेशन है उसको मीडियम टर्म में इंक्लूड करा जाता है। और थर्ड आता है लॉन्ग टर्म, मोर देन 5 ईयर्स का टाइम है उसे लॉन्ग टर्म में इंक्लूड करा जाता है। फिर उसके बाद में एक छोटा सा टॉपिक आता है जो मैंने बोर्ड पे नहीं लिखा है, रिक्वायरमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, यानी फाइनेंशियल प्लानिंग अपन किसी भी फर्म में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में करते क्यों हैं। तो उसके 3 रीजन होते हैं। एक, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे आपको फिक्स्ड एसेट्स की रिक्वायरमेंट होती है, लाइक आपका ऑफिस है वो इस्टेब्लिश करना है तो बिल्डिंग की रिक्वायरमेंट होती है, लैंड की रिक्वायरमेंट होती है, फर्नीचर की रिक्वायरमेंट होती है, दूसरे इक्विपमेंट्स हैं लाइक कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गए, इस टाइप की जो चीज़ें फिक्स्ड एसेट्स में आती हैं उनके लिए आपको फाइनेंशियल प्लानिंग है वो करनी पड़ती है। सेकंड आपका करंट एसेट्स या फिर वर्किंग कैपिटल। करंट एसेट्स में लाइक बिल्स रिसीवेबल्स हो गए, आपका डे टू डे जो आपको कैश रिक्वायर्ड होता है या कुछ कंटिजेंसीज के लिए आपको रखना पड़ता है या वर्किंग कैपिटल के लिए आपको रखना पड़ता है, ये सारी चीज़ें आपकी करंट एसेट्स में आती हैं। और एक आता है इसमें इंटेंजिबल एसेट, जिसे अमूर्त संपत्तियां अपन बोलते हैं, लाइक गुडविल हो गया, पेटेंट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, इन सब चीज़ों के लिए भी फाइनेंशियल प्लानिंग है वो करनी पड़ती है। अब आते हैं अपन नेक्स्ट, अपना टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंशियल प्लानिंग। वित्तीय नियोजन को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से होते हैं।
जिसमें नंबर 1 आता है नेचर ऑफ बिजनेस, व्यवसाय की प्रकृति क्या है। नेचर ऑफ बिजनेस का मीनिंग यहाँ पे 2 सेंस में अपन लेते हैं। एक तो आपका बिजनेस है वो कैपिटल इंटेंसिव है या फिर लेबर इंटेंसिव है। जो ऑर्गेनाइजेशन में आपका बिजनेस का नेचर लेबर इंटेंसिव होता है वहाँ पे मिनिमम फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है। इट मीन्स प्लानिंग में ज़्यादा करने के लिए आपके पास में कुछ होता नहीं है। और जो ऑर्गेनाइजेशन या जो बिजनेस है वो आपका कैपिटल इंटेंसिव होता है, वहाँ पे ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड होती है, तो उसके लिए आपको वहाँ पे प्रॉपर फाइनेंशियल प्लान है वो बनाने पड़ते हैं। तो सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है आपका नेचर ऑफ बिजनेस। फिर सेकंड इसमें आता है इनकम ऑफ बिजनेस, व्यवसाय की आय। इनकम ऑफ बिजनेस है, इसमें अपन कैपिटल फ्लो को इंक्लूड करते हैं। जिन ऑर्गेनाइजेशंस में, जिन फर्म्स में, जिन कंपनीज में आपका कैपिटल फ्लो रेगुलर रहता है वहाँ पे आपको ज़्यादा फाइनेंशियल प्लानिंग करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। रीजन बीइंग आपकी कैपिटल है वो रोटेट होती रहती है। और जहाँ पे कैपिटल फ्लो, कैश फ्लो कम होता है वहाँ पे आपको प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग है वो करने की रिक्वायरमेंट होती है। फिर अपन थर्ड पे आते हैं रिस्क इन बिजनेस या व्यवसाय में जोखिम। जिन बिजनेस में ज़्यादा रिस्क होती है वहाँ पे डेब्ट कैपिटल की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है। रीजन बीइंग लोग बिलीव नहीं करते हैं तो वहाँ पे आपके पास में इक्विटी के सोर्सेज हैं वो अवेलेबल होते हैं। और जहाँ पे रिस्क कम होती है, लेस रिस्की बिजनेस होते हैं, वहाँ पे डेब्ट कैपिटल है वो आपको इजीली अवेलेबल हो जाती है। फिर नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट आता है प्लान्स ऑफ एक्सपेंशन, विस्तार की योजना। मान लीजिए किसी ऑर्गेनाइजेशन या फर्म को या बिजनेस फर्म को, कंपनी को फ्यूचर के लिए एक्सपेंशन के प्लान बनाने, विस्तार की योजनाएं बनानी है तो डेफिनेटली उसको प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग है वो करनी पड़ेगी। अगर आपने प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं करी है तो उस केस में आपके एक्सपेंशन प्लान्स हैं वो फुलफिल नहीं हो पाते हैं। तो जहाँ पे आपके एक्सपेंशन के प्लान्स हैं तो प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है, और नहीं है तो उस केस में जो एग्जिस्टिंग आपका बिजनेस होता है वहीं तक की प्लानिंग आपको करनी पड़ती है। नेक्स्ट अपन 5th पॉइंट में आए तो साइज ऑफ बिजनेस, व्यवसाय का आकार। साइज ऑफ बिजनेस से यहाँ पे मीनिंग आता है जो स्मॉल साइज के बिजनेस होते हैं वहाँ पे आपको फाइनेंशियल प्लानिंग में करने के लिए ज़्यादा कुछ होता नहीं है। जैसे कोई सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म होती है, सिंगल सेलर फर्म है, तो वो अपने आप में छोटा मोटा बिजनेस है वो करता रहता है, उसके अकॉर्डिंग लिमिटेड फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है। और जहाँ पे लार्ज साइज का कोई बिजनेस होता है तो डेफिनेटली चाहे वो सर्विस इंडस्ट्री हो या फिर आपकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो, सर्विस इंडस्ट्री में लिमिटेड फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है। रीजन बीइंग जैसे आपका कोई रेलवे ऑपरेटिंग कंपनी है, बस वगैरह की ऑपरेटिंग हो रही है, हॉस्पिटल्स हो गया, फिर उसके बाद में टेलीकॉम कंपनीज हो गई, इनमें पहले पेमेंट होता है उसके बाद में सर्विस है वो दी जाती है, तो इनको मिनिमम फंड्स की रिक्वायरमेंट है। इट मीन्स फाइनेंशियल प्लानिंग भी ज़्यादा करने के लिए नहीं होती है। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो वहाँ पे आपके पेमेंट्स हैं वो ड्यू भी रहते हैं, उन केसेस में आपको ज़्यादा फंड्स की रिक्वायरमेंट है। इट मीन्स प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग करने की रिक्वायरमेंट होती है। फिर नेक्स्ट आता है एटीट्यूड ऑफ ओनर्स, स्वामियों का रवैया। किसी भी बिजनेस फर्म में वहाँ के जो बिजनेसमैन हैं या उसके ओनर्स हैं या इक्विटी होल्डर्स हैं वो अपने पास टोटल कंट्रोल रखना चाहते हैं तो डेफिनेटली वहाँ पे मिनिमम इक्विटी शेयर इशू करने के चांसेस होते हैं। रीजन बीइंग वो कंप्लीट कंट्रोल अपने पास रखना चाहते हैं, उनका रवैया या उनका एटीट्यूड है वो कंप्लीट कंट्रोल का होता है। और अगर वहाँ पे उनका रवैया या एटीट्यूड आपके मिनिमम कंट्रोल का है तो डेफिनेटली वो ज़्यादा इक्विटी शेयर्स हैं उनको इशू करेंगे। उस केस में आपको प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग करने की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट आता है गवर्नमेंट कंट्रोल, सरकार का नियंत्रण। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं वो भी आपके फाइनेंशियल प्लानिंग को अफेक्ट करती है। मान लीजिए 4 सोर्सेज आपके पास में हैं जिसमें इक्विटी शेयर कैपिटल हो गया, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो गया, डेब्ट कैपिटल में डिबेंचर या बॉन्ड्स ले लो या रिटेन्ड अर्निंग्स हो गया। मान लीजिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिटेन्ड अर्निंग्स की लिमिट है वो ओनली 10% कर दी तो ये एक टाइप से गवर्नमेंट कंट्रोल हो गया। उस सिचुएशन में आपको 90% इनकम है वो शेयर होल्डर्स में या इन्वेस्टर्स में एज डिविडेंड डिक्लेयर करनी पड़ेगी। तो वहाँ पे आपके पास लिमिटेड सोर्स रह गया, अब दूसरे जो आपके सोर्स ऑफ फाइनेंस है उन पे आपको फोकस करने की रिक्वायरमेंट होती है। तो गवर्नमेंट कंट्रोल या गवर्नमेंट पॉलिसी है वो भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग को अफेक्ट करती है। नेक्स्ट आता है अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ फाइनेंस,
वित्त के वैकल्पिक साधन। ये 4 सोर्सेज मैंने बताए, जिसमें इक्विटी शेयर हो गया, प्रेफरेंस शेयर हो गया, डेब्ट या डिबेंचर या बॉन्ड्स हो गया। इसी डेब्ट में आपके पास में अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ फाइनेंस है वो ज़्यादा अवेलेबल होते हैं। मान लीजिए कमर्शियल बैंक्स हो गए, डेवलपमेंट बैंक्स हो गए, ये इन सब से भी आपको यहाँ पे फंड्स की अवेलेबिलिटी है वो इंश्योर करी जा सकती है। तो जितने ज़्यादा आपके पास में अल्टरनेट्स अवेलेबल होते हैं उनको एनालाइज करके आप प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका कैपिटल स्ट्रक्चर, पूंजी संरचना। कैपिटल स्ट्रक्चर आप इसी को मान लीजिए, ये मेनली 4 सोर्सेज आपके पास में होते हैं। मान लीजिए किसी कंपनी में 5 लाख रुपीज़ टोटल फंडिंग की रिक्वायरमेंट है, तो उस केस में क्या होता है, जनरली ज़्यादा इक्विटी होता है। मान लीजिए यहाँ पे 2 लाख रुपीज़ हैं, वो आपने इक्विटी से जनरेट करे हैं। 50,000 रुपीज़ हैं, वो आपने प्रेफरेंस शेयर्स हैं उनका इशुएंस करा है। और 2,50,000 मान लीजिए आपके पास में डेब्ट कैपिटल है, तो कंप्लीट आपका 5 लाख रुपीज़ यहाँ पे हो जाता है। या फिर इसको कम करके 150 कर दिया तो 1 लाख रुपीज़ हैं वो आपको रिटेन्ड अर्निंग से मेंटेन करने पड़ेंगे। यानी आपके कंपनी में, आपके बिजनेस में, आपकी फर्म में कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है उसके अकॉर्डिंग आपके फाइनेंशियल प्लान्स हैं वो चेंज होते रहते हैं। आपको ज़्यादा इक्विटी इशू करना है तो आपको मार्केट को एनालाइज भी करना पड़ेगा कि इन्वेस्टर्स एक्चुअल में अवेलेबल है या नहीं, फिर उसका एडवर्टीजमेंट कैसे करना है। या फिर डेब्ट कैपिटल पे आप जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको देखना होता है कौन कौन से बैंक से वो बिजनेस को फंडिंग करते हैं, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है या क्या कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, वो सारे फैक्टर्स आपको कंसिडर करने होते हैं। तो फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए आपकी फर्म का या आपके बिजनेस का कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है वो भी बड़ा रोल प्ले करता है। नेक्स्ट आता है फ्लेक्सिबिलिटी, लोचशीलता। जितनी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आपके प्लान्स में होती है उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल रहता है। मान लीजिए डाइवर्सिफिकेशन का कोई प्रोजेक्ट आप लेके आ रहे हैं या फ्यूचर में एक्सपेंशन का कोई प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, तो वहाँ पे आपके प्लान्स हैं वो कंप्लीट फ्लेक्सिबल होने चाहिए। अगर फ्लेक्सिबल नहीं है तो उस केस में आपको ज़्यादा लॉस रहता है। जितने रिजिड आपके प्लान्स होंगे फ्यूचर में आपको एक्सपेंशन करने में या फिर डाइवर्सिफिकेशन में प्रॉब्लम आने वाली होती है। और लास्ट पॉइंट इसमें आता है एक्सटर्नल कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, बाह्य पूंजी की आवश्यकता। मान लीजिए इसमें इंटरनल कैपिटल में आपकी इक्विटी और प्रेफरेंस है उनको इंक्लूड करा जाता है, प्लस आपके जो ओनर्स हैं उनकी सेल्फ कैपिटल है उसको भी इंक्लूड करा जाता है। अब आपको कितने फंड्स और रिक्वायर्ड हैं वो चीज़ भी आपके फाइनेंशियल प्लानिंग को अफेक्ट करती है। मान लीजिए ज़्यादा अमाउंट आपको रिक्वायर्ड है तो वहाँ पे आपको प्लान्स करने पड़ेंगे कि एक बैंक से लोन लेना है, कितने डिबेंचर इशू करने हैं, कितने बॉन्ड इशू करने हैं, या 2-3 बैंकों से आपको लोन लेना है, या फिर अपने कंज्यूमर्स हैं या फिर आपके जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे आपको लोन लेना है। ये चीज़ भी आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली अफेक्ट करती है। तो आज के इस वीडियो में 2-3 चीज़ें अपन ने देखी। एक तो मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग देखा, फिर उसके बाद में फाइनेंशियल प्लानिंग में 3 कंपोनेंट इंक्लूड होते हैं, जो एक आपका कैपिटलाइजेशन, एक कैपिटल स्ट्रक्चर, एक कैपिटल मैनेजमेंट। फिर उसके बाद में अपन ने टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग जो 3 टाइप की बताई थी, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म। फिर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती हैं, उसके अंदर अपनी फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स, और उसके बाद में इंटेंजिबल या अमूर्त संपत्तियाँ। फिर उसके बाद में देखा था फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंशियल प्लानिंग, यानी वित्तीय नियोजन को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।